इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो जुड़ गए हैं उनका भी, और जो अभी जुड़े नहीं हैं उन सभी का स्वागत है। तो सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाएं और लिंक आप शेयर कर दें ताकि सभी लोग क्या हो, जुड़ सके। चलिए, हम लोग कल जो है 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। 125 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कल देख चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, राधे राधे सभी को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51। विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? चलिए कमेंट करिए, आंसर करिए। यहां आंसर आ गया डी। डी, हाँ बिल्कुल, पेपर में जो है समय नहीं है। परीक्षक नियंत्रक जो है आ चुका है और बहुत जल्द जो है डेट घोषित होने वाली है। और तब तक मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि कम से कम आप लोगों को 200 के आसपास क्वेश्चन पेपर हल करा दिया जाए। ठीक है, और ज्यादा समय मिल गया तो और ज्यादा हो जाएगा। प्रतिदिन 2 दिन में हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन पेपर हमको जो है क्वेश्चन देखना है, इसमें लगभग 75 ठो। ठीक है, क्योंकि कल जो है 85 हो पाया था, 60 का टारगेट था, लेकिन फर्स्ट दिन था, कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, यहां पे आंसर आ गया 51 का कि डी होगा रिपोर्टाज साहित्य। बिल्कुल, विवेकी राय का ये जो बाढ़ 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 है, ये रिपोर्टाज है। रिपोर्ट के आधार पे ये लिखी जाती है। ठीक है, जैसे रिपोर्ट लिखी जाती है ना थाने में, उसी टाइप का है, ये पूछ करके लिखी गई किसी घटना के बारे में। ठीक है, तो रिपोर्टाज साहित्य के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए 52 नंबर पे आ जाइए। 52, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कौन सा इसमें आप रचना देख रहे हैं या संस्मरण देख रहे हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? किसी और के द्वारा हो सकती है। तो यहां आंसर आ रहे हैं, चलिए कमेंट करिए। और लिंक को शेयर कर दिए, सभी लोग जुड़ जाए। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। देखिए प्रतिभा जी ने आंसर भी कर दिया कि जो बी वाला है, यानी बी ऑप्शन, वो राम कुमार खेमका की रचना है, यानी संस्मरण है। अच्छा, शुक्ल की सीरीज कंप्लीट करा दें? चलिए ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज आपको मैंने कह दिया, वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, संडे संडे को मैं कोशिश करूंगा उसे कंप्लीट कराने की। हाँ, यहाँ आंसर आ गया है कि 52 का बी, इधर उधर की बातें। देखिए अनुमोदन का अंत जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और सभा की सभ्यता ये भी है। विज्ञान विज्ञान आचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। लेकिन इधर उधर की बातें जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, ये इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि राम कुमार खेमका की है। प्रतिभा जी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे आ जाइए, 53 नंबर पे आ जाइए। 53 नंबर, देखिए सिलेक्शन जो है मैं आपको बता देता हूं
कि सिलेक्शन होता कैसे है। सिलेक्शन जब भी होगा प्रैक्टिस से होगा। जितने आप पेपर हल करेंगे, जितना पेपर हल करेंगे उतने आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, आंसर करते रहिए। राहुल संकृत्यान के संस्मरण हैं जिनका मैं कृतज्ञ था, अतीत के चलचित्र, मेरे असहयोग के साथी, स्मृति की रेखाएं। कौन सा विकल्प बनेगा? चलिए थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग। यहां आंसर आ गया है ए, 53 का ए, कि ए और सी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जिनका मैं कृतज्ञ था, ठीक है, ये भी हो गया राहुल संकृत्यान का। ठीक है, और मेरे असहयोग के साथी, ये दोनों जो है इनका संस्मरण है राहुल संकृत्यान का। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 54 नंबर पे आ जाइए। मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाटककार का, ठीक है, स्मरण किया है यानी याद किया है? तो उन्हीं को याद किए होंगे जो उनसे पहले लिख रहे होंगे, ठीक है, या चर्चित रहे होंगे। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 54 का सी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, 54 का सी। कालिदास जो मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखे उसमें जो है भास का जिक्र किए हैं। ठीक है, कवि भास। चलिए 55 नंबर पे आ जाइए। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विश्राम करू, सरे सरहे कही उवेश। अब ये पूरी पंक्ति आ गई है और इसमें नाम भी आ चुका है। ठीक है, पूरी पंक्ति आ चुकी है और इसमें नाम भी दे रखा है। चलिए आंसर करिए, देखते हैं। यहां आंसर आ रहा है कि डी होगा, सरहप्पा। तो देखिए इनका नाम सरहे भी है, तो देखिए खुद नाम अपना इस पंक्ति में दे रखे हैं, सरहे, सरहप्पा। ठीक है, इस पंक्ति में इन्होंने अपना नाम दे रखा है और ये पंक्ति जो है सरहप्पा की है। ठीक है, कभी कभी दोनों पंक्ति नहीं देता, ऊपर वाली ही दे देता है केवल। जहीं मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ठीक है, जहां मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ये पंक्ति जो है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 56 नंबर पे आ जाइए। सरहप्पा की है, दूसरी जो लाइन है उसमें सरहप्पा का नाम भी आया हुआ है। ठीक है, सरहे यानी सरहप्पा का, सरहे कहिए उवेश, उवेश मतलब उपदेश, ये उपदेश सरहप्पा कह रहे हैं, उन्होंने अपना नाम दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य धारा के रचयिता, हिंदी काव्य धारा बहुत आसान है, बहुत अच्छा। कितना फास्ट आंसर आया है, राहुल संकृत्यान, बहुत बढ़िया। चलिए 57 नंबर पे आ जाइए। करकंड चरित के रचनाकार, करकंड चरित के रचनाकार, करकंड चरित के रचनाकार 57 नंबर, आंसर करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, सौर्या जी जो है अभी पीछे चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। 57 का सी आंसर आ चुका। करकंड चरित जो है कनकामर मुनि का है। ठीक है, ये रचना पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, और जितने पूछे जा रहे हैं सभी इसमें प्रश्न बने हुए हैं, अब तक के जितने पूछे गए हैं। तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुक कुल सौजल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, यहाँ यमुना नदी का वर्णन किया गया है, यमुना नदी के छवि का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है इस पंक्ति में। चलिए पूछा है कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? यहां आंसर आ गया कि बी होगा, और ए भी आया है। 6 का अनुप्रास, 6 का नहीं है, वृत्त्यानुप्रास। 6 का 2 बार होता है केवल। ठीक है, 6 का में जो है किसी वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार होती है। ठीक है, यहां 2 से ज्यादा बार आ गया है वृत्त्यानुप्रास। चलिए 59 नंबर पे आ जाइए, 59 नंबर पे आइए। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है?
मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, चंदायन की भाषा। तो जितना जो है सूफी काव्य में रचनाएं लिखी गई हैं, सूफी काव्य के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, सब जो है अवधी भाषा में है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का आया है कि अवधी। आ जाइए 60 नंबर पे आ जाइए, 60 नंबर पे आ जाइए। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, सिद्धांत की बातें कही गई हैं? जायसी के किस काव्य में देवनागरी के जो वर्णमाला है, क ख ग घ अंगा जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके एक एक अक्षर को लेकर के और उस पर जो है सिद्धांतिक या सैद्धांतिक, तो सिद्धांत की बातें कही गई हैं। यहां पे आंसर आ गया कि अखरावट, अखरावट में एक एक अक्षरों पर सिद्धांत लिखा गया है। ठीक है, आ जाइए 61 नंबर पे आ जाइए। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार, हिंदी साहित्य की पीठिका जो आप देख रहे होंगे, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारी सभा द्वारा जो है प्रकाशित की गई है, उसमें आप हिंदी साहित्य की पीठिका देख सकते हैं, वहां पे भी मिलेगी पीठिका है, फिर आदिकाल, अलग अलग उसमें जो है वो सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है, उसमें अलग अलग टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, हाँ चलिए 61 नंबर पे आंसर करिए। तो आंसर आ गया है सी 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 सी, बहुत अच्छा, राजबली पांडे द्वारा लिखा गया है, ये राजबली पांडे द्वारा ये लिखा गया है, बहुत बढ़िया। 62 नंबर पे आ जाइए, 62, 62। देखिए जब मैं जब पढ़ रहा था तो मैं भी टेस्ट पेपर पे ज्यादा विश्वास करता था, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस, और मैं आज भी बता रहा हूं आप लोगों को कि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चाहे कितना हो पढ़े, भूलता जाएगा, एक ओर से पढ़ते जाएंगे, एक ओर से भूलता जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ही है जो आपको उसमें लगातार बनाए रखेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है और ये प्रैक्टिस ही है। चलिए 14 नंबर पे आ जाइए। 62 का भी आप लोगों ने बता दिया कि उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, जब राम जी जो है धनुष तोड़ने के लिए जो है मंच पर खड़े होते हैं, उसी समय का ये दृश्य है। ठीक है, और श्री राम जी को जो है बालक सूर्य की रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है रूपक अलंकार है, डायरेक्ट इनको बालक सूर्य कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहां रूपक अलंकार सही जवाब सभी लोगों का आया है। हाँ नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर पे आ जाइए, 63। जो नए लोग हैं वो मेरे बारे में अभी नहीं जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन नए लोग अभी नहीं जानते हैं कि वो मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। ठीक है, तो उनको मैं परिचय दे दूंगा, थोड़ा क्लास चलने दीजिए तो आपको मैं बताता हूं, क्योंकि आपको भी मेरे बारे में कुछ जानना होगा जिसकी वजह से आप विश्वास कर सके। ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है, क्या उससे सिलेक्शन हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल होगा, आपको मैं बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी अपनी भी बता दूंगा। चलिए तब तक पहले तो आगे बढ़ें, 63 नंबर पे आइए, और यहां पर आंसर मिला है डी, कि जो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति अगर किसी ने कहा, स्मिथ, स्मिथ ने मुगलों से तुलना किया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, स्मिथ जो है तुलसीदास की तुलना मुगलों से किए, और ग्रियर्सन जो है तुलसीदास की तुलना गौतम बुद्ध से किए हैं। ठीक है, ग्रियर्सन जो है तुलसीदास की तुलना किससे कर दिए? गौतम बुद्ध से, और स्मिथ जो है मुगलों से किए हैं, तो ये चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर पे आ जाइए। बेमेल बताइए, राजतुल हकायक, क्या ये नूर मोहम्मद की रचना है? अनुराग बासुरी कासिम शाह की रचना है? यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है? प्रेम दर्पण शेख नाजिर की है? आपको बेमेल बताना है, ठीक है, जो मेल नहीं खाती है। और प्रश्न को पढ़ते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं पढ़ने में मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, वहां से भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन हमने क्या है पढ़ने में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती है। चलिए 64 नंबर का आंसर करिए। हाँ बहुत अच्छा, यहां पे देखिए आंसर आ गया कि अनुराग बासुरी जो है वो नूर मोहम्मद की है। ठीक है, कासिम शाह की नहीं है, ये
ये रचना जो है ये कासिम शाह की नहीं है। यहां क्या होना चाहिए था, इसको कट करके नूर मोहम्मद लिखा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 65 नंबर पे आ जाइए। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार, देखिए जो समय सीमा रखी जाती है, हाँ नमस्ते नमस्ते प्रमोद जी। देखिए जो समय सीमा रखी जाती है रीतिकाल तक, आदिकाल से लेकर के और रीतिकाल तक, वो शुक्ल के अनुसार ही सही माना जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है, अगर शुक्ल जी न लिखे तो भी आपको शुक्ल के अनुसार ही बताना है। वही समय जो है रीतिकाल तक बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, उसके आगे का जो समय है वो आप जो है नागेंद्र के अनुसार देख सकते हैं, या फिर आपके नागरी पछाड़ी सभा द्वारा जो इतिहास ग्रंथ है उसके अनुसार देख सकते हैं। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है, तो यहां आंसर आ रहा है कि सर सी होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि डी होना चाहिए। ठीक है, सी और डी में कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने डी बताया, देखिए 1700 से 1900, यहां ईस्वी लिख दिया है, इस चीज को ध्यान रखिए। जो जिन्होंने डी बताया, तो डी वाले ध्यान रखिए, ईस्वी, ईस्वी नहीं विक्रम संवत होना चाहिए था। ठीक है, अगर ईस्वी में करेंगे तो ये बनेगा सी ऑप्शन। तो जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है, देखिए आप इसको जानते हैं, बिल्कुल ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना, जानते हैं, बस थोड़ा सा क्या किए हैं आप, ध्यान नहीं दिए, यही मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहां ईस्वी में आपको करना था। ऐसे ही प्रश्न देता है, प्रश्न आसान होते हैं, विकल्प की वजह से वो कठिन बन जाते हैं। चलिए, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर के केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, यानी केशव के आदर्श को छोड़ करके एक अलग से परिपाटी पे चला, अलग परिपाटी पे चला है। ठीक है, केशवदास के बाद। तो ये कथन किसका है, ये पंक्ति किसने कहा है? बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर दिए हैं कि ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति जो है ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा, और इसी पंक्ति के कहने के आगे उन्होंने जो है रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि को घोषित किए हैं। आ जाइए 67वें, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? क्या गाथा सप्तशती का दिखाई देता है, या छत्रसाल दशक का दिखाई देता है, काव्य निर्णय, या फिर इश्कनामा? इश्कनामा बोधा की, काव्य निर्णय भिखारीदास की, और छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की, भूषण की। और गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती हाल की है, कवि हाल। ठीक है, बहुत अच्छा, जिन्होंने आंसर बताया सभी लोगों का आंसर आ गया है कि बिहारी के दोहों पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो गाथा सप्तशती का दिखाई देता है, जो हाल नामक कवि के द्वारा ये लिखी गई रचना है। चलिए बहुत अच्छा, 68 पे आ जाइए, असंगत कथन बताइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, प्राकृत में लिखी गई है गाथा सप्तशती। ठीक है, आगे आ जाइए, असंगत कथन बताइए। तो यहां आंसर आ रहा है, कमेंट करिए। 68, 68। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। क्या केशव अलंकार प्रिय कवि थे? क्या चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी? और दिया है कवि प्रिया प्रबंध काव्य रचना है। तो अगर देखा जाए तो केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, बिल्कुल सत्य बात है। केशव अलंकार प्रिय थे, हाँ उनको अलंकार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध अच्छा लगता था लिखना। ठीक है, और जिसकी वजह से चमत्कार का प्रदर्शन भी करते थे, तो चमत्कार प्रदर्शन की भी भावना उनके अंदर आ गई। लेकिन कवि प्रिया जो है वो इनका प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, रचना तो है लेकिन प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे थोड़ा सा आइए 69 पे आ जाइए।
69। अच्छा, अलंकार कब कब है? क्या अलंकार कब है मतलब? केशव अलंकार प्रिय कवि है। हाँ, प्रिय कवि है। अलंकार इनको बहुत पसंद था। अलंकार के ऊपर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, कवि प्रिय इनका अलंकार पर ही आधारित है। और अलंकार की वजह से रचनाओं में जो है चमत्कार प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। ठीक है, संस्कृत का ज्यादा ज्ञान लिए थे और संस्कृत के ज्ञान को जो है हिंदी में खूब दिखा करके सभी कवियों में श्रेष्ठ भी बनना चाहते थे। तो ये इस प्रकार की उनके भावना रही है। तुलसीदास को भी पीछे करना चाहते थे। ठीक है। हाँ, ये अच्छा ये बात थी। हाँ बिल्कुल, कवि प्रिया जो है अलंकार पर ही आधारित है। हाँ, लेकिन प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, प्रबंध काव्य नहीं है। चलिए 69 पे आ जाइए। हाँ, तो यहां आंसर आ रहा है कि ए है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? यह पूछा गया है। स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, आजादी मिलने से पहले की बात हो रही है। तो आंसर आ गया है ए। बहुत अच्छा, जिन्होंने बताया कि विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, इन्होंने बहुत योगदान दिया। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में। आगे आ जाइए 70 नंबर पे। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा। भारत बारहमासा। तो यहां आंसर आ रहा है कि भारत बारहमासा ए विकल्प, राधा कृष्ण दास। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोगों का सही जवाब आया है कि राधा कृष्ण दास ने भारत बारहमासा नामक रचना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों का ए आया है, किसी का गलत नहीं है, करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए 71 पे। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, उस समय चल रहा था, आप देखे होंगे 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके बाद जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, बड़ी जोर शोर से। तो उससे पहले जो है भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में उसका विरोध किया है, बहिष्कार करने की। अच्छा, स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, हाँ प्रबोधनी, बहुत अच्छा, जिन्होंने आंसर बता दिया बी। बी प्रबोधनी। आ जाइए 72 पे आइए। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हो गया था? क्या हिंदू कॉलेज से, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज से, फिर आंग्लिक स्कूल से, या कलकत्ता? किससे हुआ था? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि बी 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 बी। तो यहां आंसर सभी लोगों ने बी कर दिया। कह रहे हैं किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ। ठीक है, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ। तो यहां आ रहा आंसर कि फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा सिखाई जाती थी, लेकिन ज्ञान विज्ञान का अगर परिचय देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है। यहां पे आंसर क्या बनेगा? हिंदू कॉलेज। तो देखता हूं कि किन्होंने ये सही जवाब दिया है। यहां पर आंसर आया है कि हाँ, प्रतिभा जी का आया है। और नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने ये आंसर नहीं दिया है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज आपने बताया, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है भाषा भाषा सिखाने के लिए, ठीक है, भाषा सिखाने के लिए था। लेकिन सबसे पहले अगर जो है, सबसे पहले जो जुड़ा हुआ था यूरोपीय ज्ञान और भाषा दोनों से मिलकर के अंग्रेजी के लिए, फोर्ट विलियम कॉलेज तो ये था, इसके पहले उपदेश ये थे कि भारतीय लोगों की बातों को समझा जाए, उनके लिए जो है उनको भी भाषा सिखाया जाए। ठीक है, नहीं रुकी नहीं है क्लास, रुकी नहीं है, चलिए। चलिए, तो यहां ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर पे आ जाइए। 73 नंबर पे आ जाइए। सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? सिखों का उदय और अस्त 73।
हाँ, राधे राधे, स्वागत है आपका कल्पना जी। चलिए, सिखों का उदय और अस्त, तो यहां आंसर आ गया, सभी लोगों का आ गया कि बिल्कुल ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। आम फार्म भाषा वाले हैं ये, ठीक है। इन्होंने कहा था कि उर्दू मिश्रित करके किसी तरह पहले जो है हिंदी को शुरू किया जाए, बढ़ाया जाए। चलिए, हाँ, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़िए, 74 नंबर पे आ जाइए। थोड़ा सा आप लोग जो है 9:30 बजे जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। 9:30 बजे, 9:30 पे। मुझे याद है आप लोग तो अभी आलसपन कर रहे हैं। ये क्लास हम चलाया करते थे कभी 11 बजे से लेके 12 बजे रात तक, ठीक है। मुझे वो दिन याद है। ये क्लास चलती थी 11 से 12 रात्रि को। अभी तो आप 9:30 बजे हैं। 74 नंबर पे आ जाइए, बालकृष्ण भट्ट। उस समय अभी हम भी तैयारी कर रहे थे, जिस समय, उस समय की ये बात है। उस समय ये क्लासें चलती थी रात्रि 11 बजे से और 12 बजे तक। आप सोच सकते हैं, नहीं, 10 से 12, 2 घंटे की क्लास हुआ करती थी। तो सिलेक्शन इतनी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाह देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस पे जूझ जाएंगे पूरी तरीके से, तो सिलेक्शन होगा। मैं प्रैक्टिस को ज्यादा अहमियत देता हूं, ठीक है। और आपको भी इस बारे में बता रहा हूं कि आप जो है इस पर अहमियत ज्यादा दीजिए, प्रैक्टिस पे। और जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन आपको मिस्टेक कर रहा है, उसे आप नोट करिए। अगली बार वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यही आपका सुधार है। चलिए, 75 नंबर पे आ गया है और यहां आंसर आ गया पदम सिंह शर्मा। बहुत बढ़िया जवाब आया, पदम सिंह शर्मा। कह रहा है कि बिहारी और देव, ठीक है, बिहारी और देव की जो तुलना हुई थी, वो तुलना सबसे पहले किसने किया था, किसने आलोचना किया था? हाँ, अब चयनित है, बिल्कुल बिल्कुल, अब चयनित है। और 3 जगह मेरा चयन हुआ था। 3 जगह मेरा चयन हुआ था। दिल्ली में डीएसएसबी में जो है टीजीटी पीजीटी, और यूपी में जो है टीजीटी में हुआ। पीजीटी सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं बीएड नहीं लगा पाया था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। और चारों जो है, मैं फार्म जो है फर्स्ट बार दिया था, भरा था पहली बार। तो उम्मीद करता हूं आप पहली बार में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ये आपका आखिरी है, अंतिम है, ये मान करके आप तैयारी करिए। कई बार आपको देने की जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए कि मेरा फर्स्ट बार में हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल होगा। चलिए, आ जाइए 76 नंबर पे आ जाइए। 76 नंबर पे आ जाइए। देखिए, यूपी में बहुत लड़ाई है, ठीक है। सीटें तो ज्यादा है पर लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है यूपी में। और दिल्ली का है, बहुत आसान आता है, ठीक है, बहुत आसान रहता है। चलिए, 76 पे आ जाइए। लिखा है, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? क्या मेरी असफलताएं मानी जाती है, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण? यहां आंसर आ रहा है कि बी होगा, मेरी आत्मकहानी। हाँ, श्याम सुंदर दास के द्वारा ये लिखी गई आत्मकथा है। 1941 में लिखी गई थी, 1941 में। ये पहली आत्मकथा है, ठीक है। हाँ, यूपी की बढ़िया है। मुझे मुझे अपना जिला मिल गया, इसी वजह से मैं दिल्ली नहीं गया, ठीक है, क्योंकि घर से आता जाता हूं तो आसान हो गया। तो मैं दिल्ली नहीं गया, छोड़ दिया, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास की ये आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी, ठीक है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, ये गुलाब राय की है, ठीक है। और मेरी जीवन यात्रा तो आप जान ही रहे हैं, राहुल संकृत्यान की। और आत्मनिरीक्षण की अगर हम बात करें तो ये चतुर्सेन शास्त्री की है, चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। चलिए, आ जाइए 77 नंबर पे। चलिए, 77। सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका है था,
कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? चलिए, बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है कि हाँ, महादेवी वर्मा। बी विकल्प, बी विकल्प बिल्कुल सही है। ये कथन जो है छायावाद के बारे में, ये महादेवी वर्मा ने कहा है। ठीक है, सॉरी, छायावाद के बारे में कह रहे हैं। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। मतलब कह रहे हैं कि आज भी मुझे जो है वही चीज उपयुक्त लगता है जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है छायावाद से संबंधित बहुत सारे आप देखेंगे, शांति प्रिय द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, चूंकि शुक्ल जी भी कहे हैं, नागेंद्र ने भी कहा है, तो तमाम जो है छायावाद के विषय में जो है अलग अलग विचार रखे हैं। लेकिन किसका जो है परिभाषा सटीक माना जाए, अभी इस पर कोई भी कवि जो है क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो बस कथनों को आप जानते रहिए, कथनों को जानते रहिए कि किसने कौन सा कथन दिया है। कई लोगों ने दिया है, क्योंकि विवादित है, क्लियर नहीं हो पाया। आप कहें कि हम छायावाद के बारे में कौन सा कथन सटीक माने, 78 नंबर पे आप आंसर भी करते रहिए। तो कौन सा कथन हम उपयुक्त माने, छायावाद की परिभाषा कौन सी हो सकती है, तो ये क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर दार्शनिक के पैर है। अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? खुद के बारे में कहा गया है। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ, मेरे पास कलाकार के हाथ है और पहलवान की छाती है मेरे पास, और फिलासफर हूं मैं, यानी दिमाग है मेरे पास फिलासफर का। ये बात किसने कहा था? हाँ, बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खुद के बारे में ये बात कही है। आ जाइए 79 पे। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अब देखिए, साहित्य के बारे में ये परिभाषा दी गई है कि साहित्य क्या है। ठीक है, तो किसी ने परिभाषित किया इसे कि मनुष्य जो है वही साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य का लक्ष्य क्या है? साहित्य क्या चाहता है? तो कहा गया कि साहित्य का जो लक्ष्य है वो मनुष्य है। मनुष्य को ही बनाना है, उसी को सुधारना है, उसी को सिखाना है। ठीक है, यानी मनुष्य ही एक प्रकार से साहित्य का मुख्य लक्ष्य है। तो यहां पर यह कथन कहा गया है। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर दे दिया कि ये तो कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? अब देखिए, वास्तविक रूप में छायावाद के जनक जो है वो प्रसाद जी ही हैं, लेकिन ये माना किसने? क्या शुक्ल ने माना, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने माना, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहां आंसर सभी लोगों का आ गया कि नहीं, किसी ने नहीं, इलाचंद जोशी ने माना है। सबसे पहले इलाचंद जोशी ने माना, और यही मत जो है सर्वमान्य है। यही मत क्या है? सर्वमान्य है। आ जाइए 81 पे आइए। काव्य में रहस्यवाद, रहस्य कोई वाद नहीं है, न ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा कर सके। कह रहे हैं कि काव्य में रहस्य कोई वाद है, न ऐसा जिसे लेकर के निराला जी कोई पंथ खड़ा कर सके। ठीक है, तो ऐसा कोई वाद नहीं था। ये बात किसने कही? ये कथन किसका है, या ये विचार किसका है? तो यहां आंसर आ गया कि ये विचार जो है, ए भी आ रहा है। अच्छा, ए आप पीछे चल रहे हैं। ठीक है, प्रतिभा जी पीछे चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, दो प्रतिभा जी है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ये शुक्ल जी का है। ठीक है, ये कथन किसके? शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने यह बात कहा है। 81 82 पे आ जाइए। आधुनिक हिंदी का पहला, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी, एक तो पहले आधुनिक हिंदी का होना चाहिए, ठीक है, और पहला होना चाहिए, और अभिनीत नाटक होना चाहिए। अभिनीत मतलब जिस पर अभिनय हो चुका हो, रंगमंच पे उसको उतारा गया हो। ठीक है, किसे माना जाता है? यहां आंसर आ रहा है, हाँ, बहुत अच्छा, जानकी मंगल। जानकी मंगल,
देखिए एक चीज और, मेरा एक काम करेंगे आप लोग कि आप सिलेक्शन के लिए ही है आपके, कि यदि कोई प्रश्न आपसे मिस्टेक हो रहा है तो याद रखिए उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। और उसके दृढ़ प्रतिज्ञा करिए आप कि एक बार अगर जो प्रश्न मुझसे गलत हो गया है, दोबारा यदि वो मेरे सामने आ गया तो मैं गलत नहीं होने दूंगा। ये प्रतिज्ञा करके आप पढ़ाई करिए। देखिए आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, करीब नहीं सिलेक्शन लेके आएंगे। नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? और आपका लक्ष्य होना चाहिए 125 में 125 हम करें, ठीक है। मुझे 125 करना है, ये आपके अंदर से जज्बा होना चाहिए। यहां वहां के लिए नहीं, फाइनल परीक्षा की चिंता आप मत करिए, यहां पर 125 करने के लिए आप जागरूक रहिए, ठीक है। वहां तो अपने आप हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आ जाइए 83, नाटककार के रूप में प्रसाद जी जो है प्रतिष्ठित है, क्या सामाजिक नाटक लिखने के लिए, ऐतिहासिक नाटक, राजनीतिक नाटक या जासूसी? तो ये प्रसिद्ध है ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए, ये जाने जाते हैं, ठीक है। इतिहास को आधार बना करके इन्होंने अपना नाटक लिखा है। अनग पे आ जाइए, अनग गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? हाँ बिल्कुल, भारतेंदु जी जो है जानकी मंगल में रोल किए हैं, ठीक है, और लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। बहुत अच्छा, लक्ष्मण की भूमिका उन्होंने, जानकी मंगल वही नाटक पहला खेला गया था और उसमें भारतेंदु जी जो है लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अनघ जो गीति नाट्य है, एक तो ये गीति नाट्य है, इसकी विशेषता ये है कि ये गीति नाट्य है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये है किसकी? ये है किसकी? तो यहां आंसर आ गया है। अच्छा 85 पे भी चले गए? 85 पे नहीं, अभी हम ही पीछे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए, हम भी 85 पे हो जाते हैं। तो ये जो गीति नाट्य है मैथिली शरण गुप्त का है, बी ऑप्शन। चलिए 85 पे आ जाइए, हम भी आ गए 85 पे। सबसे बड़ा आदमी और सबसे बड़ा सिपहिया, दोनों चीजें हैं, देख लीजिए यहां पे। सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है, और फिर है सबसे बड़ा सिपहिया, सिपहिया उपन्यास है। और यहां एकांकी पूछा गया है, सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? जो नाटक होता है एक अंक में समेट दिया जाता है वही एकांकी बन जाता है, ठीक है। यहां आंसर आ गया सी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, एकांकी है ये, ठीक है। आ जाइए 86 पर। भिखारड़ी उपन्यास के रचनाकार हैं, बहुत अच्छा। सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन, बहुत अच्छा। हाँ सबसे पहले आंसर आया है पार्थ जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिपहिया जो है, सबसे बड़ा सिपहिया जो है वीरेंद्र जैन का है। चलिए भिखारड़ी जो उपन्यास है, माँ है भिखारड़ी है, ये किसका है? आंसर आ गया, आंसर आ गया विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, बहुत अच्छा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। आ जाइए 87 पे आ जाइए। अंतःपुर का आरंभ कहानी के रचनाकार है, अंतःपुर का आरंभ कहानी के रचनाकार हैं, अंतःपुर का आरंभ। 87 आंसर आ गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आने लगा, ठीक है। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास की यह कहानी है अंतःपुर का आरंभ, ठीक है। अच्छा एक रचना अंतःपुर का छिद्र भी है। चलिए कमेंट कर दीजिए। आ जाइए 88 पे आइए, 88 पे आइए। मोटे राम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? मोटे राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? आंसर आ रहा है 88। अच्छा गोविंद मिश्र, ए मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये जो है कहानी, व्यंग्यात्मक जो कहानी लिखी गई है मोटे राम शास्त्री, ये मुंशी प्रेमचंद की है, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है, प्रेमचंद।
आ जाइए आगे, 89 पे आइए। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? नहीं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। चलिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो इनकी सारी कहानियां जो है, मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियां जो है मानसरोवर में संकलित है। ठीक है, मानसरोवर के कितने भाग हैं? कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, मानसरोवर के कितने भाग हैं? अच्छा, समझ गए। एक मैंने प्रश्न पूछा था, आप लोगों ने जवाब दिया था गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, मौखिक प्रश्न का वो आंसर था। अच्छा, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, मानसरोवर के कितने भाग हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, 8 भाग है, बहुत बढ़िया। 90 पे आंसर करिए। उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है प्रेमचंद की भी कहानी जब्त हो गई थी, कहानी संग्रह, और उग्र जी की भी कहानी संग्रह, कोई कहानी है उसको जब्त कर लिया गया था। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, 8 भाग सभी लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। हाँ, चिनगारियां जो कहानी है इनकी, ठीक है, चिनगारियां, इसको जब्त कर ली गई थी। ठीक है, देशभक्ति है ना, देशभक्ति है। देश के लोगों में जो है रग रग में, जो खून खून कणकण में जो है, यानी खून का कणकण जो है उबाल देती थी। तो उन्होंने देखा कि देशभक्ति ज्यादा जग जाएगी लोगों के अंदर, तो हो सकता है अंग्रेजों को खेत दे सब। चलिए, 91 पे आइए। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया? देखिए, ये भी एक कथन आ गया। अभी ऊपर चर्चा हो रही थी कि क्षयवाद के बारे में बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना विचार रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि ये क्षयवाद के बारे में कहा गया है डॉक्टर नागेंद्र के बारे, नागेंद्र द्वारा। अच्छा, नागेंद्र के कथन का उल्टा किसने किया है? नागेंद्र के कथन को किसने उलट दिया? कमेंट करेंगे। नागेंद्र ने जो ये कथन दिया था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसको अपोजिट कर दिया किसी ने, मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, मना कर दिया, नकार दिया। चलिए, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, आंसर आ गया कि रामविलास शर्मा ने जो है मना कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नहीं है। चलिए, आ जाइए 92 पे आइए। फणीश्वरनाथ रेणु कृत दीर्घ तपा, क्या ये काव्य है या उपन्यास है या कहानी है, फिर या यह आलोचना है? तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यहां पे आंसर आ रहा है कि रामविलास शर्मा, नहीं, रामविलास शर्मा तो अच्छा वो हो गया, वो प्रश्न मौखिक वाला हो गया। चलिए, इस पर आइए, 92 नंबर पे आइए, 92 नंबर पे आइए। प्रश्न दिखाई दे रहा है ना? देखिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको मैं रोका हूं स्क्रीन पे। ठीक है, और बड़ा कर सकता हूं अगर आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। फणीश्वरनाथ रेणु, हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। दीर्घ तपा जो है रेणु का उपन्यास है। जुलूस भी इनका उपन्यास है, कितने चौराहे भी इनका उपन्यास है। चलिए, सुमित्रानंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन, पंत द्वारा एक रचना लिखी गई थी, 60 वर्ष एक रेखांकन, क्या उसे आप संस्मरण कहेंगे या आत्मकथा कहेंगे या रिपोर्टाज कहेंगे या फिर रेखा चित्र कहेंगे? क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? अच्छा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, अब आप लोगों को दिखाने का मैं कोशिश करता हूं, ज्यादा जूम हो गया। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा। पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन, यहां आंसर आ गया। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने कह दिया कि ये तो आत्मकथा है।
ये पंत की आत्मकथा है। ठीक है, पंत जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? चलिए 94 पे आइए। इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? बार बार कमेंट के टाइम स्क्रीन छोटी बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा बात है क्या? देख लेता हूं। हाँ, सही कह रहे हैं, छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक। हाँ, टाइप करेंगे तो कीपैड आ जाता है। ठीक है, और जब कीपैड आता है तो स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, नहीं नहीं, सभी का होता है, सही है। इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? क्या पर्दे की रानी लगाएंगे, या जहाज का पंछी, या मुक्ति पथ, या घृणमयी? क्या लगाएंगे? तो देखिए, यही उपन्यास बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है, घृणामयी। यही उपन्यास इनका जो है पहला उपन्यास है। ठीक है, आ जाइए बाकी। हाँ, 95 पे आइए। शरीर के किसी अंग के विकार, अब कोई अंग जो है आपका खराब हो गया, विकार हो गया, यानी उसमें विकार उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति होती है? तो ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति बनती है? क्या द्वितीया बनेगी, चतुर्थी बनेगी, या तृतीया बनेगी, या षष्ठी बनेगी? जैसे पैर से विकलांग हो गया, कान से बधिर हो गया, ठीक है, हाथ से विकलांग हो गया, तो अगर कोई अंग उसका जो है खराब हो जाए, बेकार हो जाए, या टूट जाए, ठीक है, भंजन हो जाए, खंजन हो जाए, तो फिर बहुत अच्छा, एना विकार, बहुत अच्छा, इन्होंने सूत्र भी बता दिया, तृतीया विभक्ति। बहुत अच्छा, सी विकल्प। चलिए आ जाइए 96। पिता कहानी के लेखक, पिता के ऊपर कहानी लिखी गई कि पिता कैसे होते हैं, वो नई पीढ़ी से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। ठीक है, और इसलिए शायद नहीं बैठा पाते हैं, शायद वो जो है नई पीढ़ी को और आगे देखना चाहते हैं, उनका ये चीज रहती है। हाँ, लेकिन वो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो अपने जमाने की तरह सहूर ढंग सिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, चिंता रहती है उनको। तो पिता कहानी के लेखक जो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन। आ जाइए 97। छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक, 97 पे आइए। छोटे छोटे ताजमहल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, किसका है? माता और पिता में किसका दर्जा ऊपर होना चाहिए? अरे दोनों है। देखिए, इनका दर्जा तो ईश्वर से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, इनके नीचे आते हैं ईश्वर। मेरे हिसाब से माता पिता का दर्जा सर्वोच्च है। ठीक है, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक, आप अपने माता पिता को कभी भी आ, अकेलापन न महसूस होने दीजिएगा, कभी उनको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, बहुत श्रेष्ठ है, वो आशीर्वाद लगता है उनका हमेशा। बहुत अच्छा, आप लोगों ने कह दिया राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। ठीक है, आ जाइए 98 पे। तौलिए नाटक के रचनाकार। नहीं, तुलना कैसे कर दे, तुलना कैसे कर दे? ठीक है, दोनों का बराबर हक है। ठीक है, न माँ को आप कम कह सकते हैं, न पिता को कम कह सकते हैं, तुलना के लायक नहीं है। बाकी किसी में तुलना कराएंगे तो हम कर देंगे। चलिए आ जाइए, तौलिए नाटक के रचनाकार, इसमें कभी तुलना आप करिएगा भी मत। ठीक है, तौलिए नाटक के रचनाकार हैं अश्क, मनु भंडारी, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। बहुत अच्छा, इन्होंने आंसर कर दिया ए, अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी वाले हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, 99 पे आइए। 99 पे, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, कुछ लोगों का काम है तुलना करना,
पर नहीं करना है। देखिए कुछ चीजें होती है कि आप तुलना करेंगे, किसी को कम दिखाएंगे, किसी को अधिक दिखाएंगे, ठीक है। चूंकि ये नहीं करना है, मन में एक चीज बैठ जाती है। दोनों का सहयोग रहा है, दोनों का योगदान रहा है आपके जन्म में, ठीक है। आंसर करिए, 99 पे आ जाइए। देखिए कह रहा है कि गुरु शिष्याय क्रुद्धति, गुरु शिष्यम क्रुद्धति, गुरु शिष्य क्रुद्धति, गुरु शिष्याय शिष्यस्य क्रुद्धति। तो आप जानिए कि बस इसका अर्थ ये जान लीजिए कि गुरु जो है शिष्य पर क्रोधित होता है, शिष्य पर क्रोधित होता है। अब पर में पर, ठीक है ना, में पर अधिकरण कारक है, में पर क्या है, अधिकरण कारक है। अब बताइए अधिकरण कारक कौन सी विभक्ति है, बस वहीं चले जाइए और उसी का प्रयोग कर दीजिए शिष्याय में। शिष्याय लगाइए, शिष्यम लगाइए, शिष्यस्य लगाइए, ठीक है। तो यहां आंसर जो है आ गया है आप लोगों का, मैं देख लेता हूं। 99 का ए लगाए हैं आप लोगों ने, ठीक है। 99 का जो है ए लगाए हैं। गुरु शिष्याय क्रुद्धति कौन सी विभक्ति बनेगी, चलिए कमेंट भी कर दीजिए और आ जाइए 100 नंबर पे, 100 नंबर पे आ जाइए। सौ नंबर पे आइए। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये रचना है किसी की, ये रचना है किसी की। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हाँ आंसर आ गया ए, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। चलिए आ जाइए 101। नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है, नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है। चलिए नील यक्षिणी आप बताएंगे। 125 क्वेश्चन है, कवर करके जाना है, ठीक है। 125 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना है और प्रैक्टिस से आपको भागना नहीं है, सिलेक्शन हमको इसी के माध्यम से मिलेगा। हाँ बहुत अच्छा आंसर आ गया आपका, ए अच्छा 100 का आंसर है, ठीक है। अच्छा इसको एक कर दिए क्या आप लोग, ठीक है बहुत अच्छा। डी, सभी लोगों का आंसर डी आया है, देवेंद्र सत्यार्थी का है नील यक्षिणी, ठीक है। यह आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 102 पे आइए। जहां मैं खड़ा हूं, यह आत्मकथा किसकी है, जहां मैं खड़ा हूं। देखिए जो प्रश्न इसमें संस्कृत कहा जा रहा है ना, जो विभक्ति या पूछ ले रहा है संस्कृत से, उस विभक्ति को आपको जो है सुबह ब्रश करते हुए दोहरा देना है, ठीक है। एक एक, ज्यादा नहीं, ज्यादा याद करने की कोशिश ना करिए, जो आ रहा है बस उसी को करिए, ठीक है। सुबह ब्रश करते करते कर लीजिए। छोटी सी बुक है संस्कृत की, ऐसे ले लेंगे और उसको दोहरा देंगे, ठीक है। चलिए जहां मैं खड़ा हूं, यह आत्मकथा किसका बनेगा, आंसर आ गया कि डी, डी रामदरस मिश्र का। जहां मैं खड़ा हूं, रामदरस मिश्र का ये आत्मकथा है। आ जाइए 103, 103 पर। युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। देखिए इसका आप तैयार करिए, आ गया ना, आ गया। संस्कृत में युष्मद का रूप आपको तैयार होना चाहिए, तो ये आप जो है कल सुबह, ठीक है, दोहरा दीजिए इसको, याद रखिए कि हमको युष्मद का रूप तैयार करना है। एक एक तैयार करेंगे तैयार हो जाएगा, परीक्षा तक तैयार हो जाएगा संस्कृत, और वहां से बस यही प्रश्न बनता है, रूप से बनेगा, ठीक है। और एक दो जो है आपका अनुवाद करने के लिए आ जाता है, और संस्कृत साहित्य से बनता है। चलिए युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है, क्या बनेगा। आंसर आ गया है यहां पे ए, 3 का ए आया है कि युष्मत बनेगा, बिल्कुल सही जवाब युष्मत। जिन्हें तैयार नहीं है
वो कल सुबह इसको दोहराएंगे, और जिनका तैयार है वो भी दोहरा लेंगे, ठीक है, तैयार हो जाएगा। कंफर्म रहना चाहिए, तैयार ही से मतलब नहीं है, हमारे सामने जब प्रश्न आए तो गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एक प्रश्न की वैल्यू को आप समझिए, तब सिलेक्शन तक पहुंचेंगे आप। एक एक प्रश्न की वैल्यू को समझिए, एक प्रश्न से आप असफल होते हैं, ठीक है। मेरा एक प्रश्न से पीजीटी रुका, अगर मैं बीएड लगाता तो मुझे 5 नंबर मिला होता, ठीक है, मैं नहीं लगा पाया, इंटरव्यू दे करके रह गया, ठीक है। तो एक एक नंबर की वैल्यू को समझिए। पैरों में पंख बांध कर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनिवास शर्मा और अज्ञे और बच्चन। चलिए 104, पैरों में पंख बांध कर, बहुत अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है ये क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त है, क्या है ये बताएंगे? रिपोर्टाज है, संस्मरण है? चलिए कमेंट भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है, और सबसे पहले आंसर दिया है इसका मौखिक वाले का, पार्थ जी ने, बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है, यात्रा साहित्य है, बहुत बढ़िया। 105 नंबर पे आइए, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? अब इनको कहीं नहीं मिला, पहाड़ों पर चले गए, पहाड़ों पर जाकर के प्रेम संगीत गा रहे हैं, कौन गा रहा है? तो यहां आंसर आया है कि ए, बिल्कुल बहुत अच्छा, अस्क जी, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, अंजू दीदी के नाम से भी जाने जाते हैं ये, इनका नाटक बहुत फेमस है। तो चलिए, पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा। अब देखिए दो आ गया, एक तो इस्मत का आ गया और एक पति का आ गया, ठीक है। चलिए पति का, तो पति का भी दोहराएंगे आप, एक पेपर में जो आपको मिलता है जितना, बस उतना ही दोहराते चलिए, पेपर वाइज आप तैयारी कर, और जहां से आपका प्रश्न गलत हो रहा है उसी पर जाकर के थोड़ा फोकस करिए, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं, कहां प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, इसी से आपका आकलन होता है। पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा, क्या लगाएंगे इसे? आंसर आया है कि चतुर्थी विभक्ति में अगर हमको लगाना है तो पत्ते लगाएंगे, ठीक है, पत्ते। चलिए 107, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर सही है, बी, बहुत अच्छा, इसका मतलब आपका तैयार है, तो तैयार है, दोहराते भी रहना है, ठीक है। अब आ गया तो कल इसको दोहरा लीजिए, जिनका याद है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है कल उसको रट जाए। निकस, ये पत्रिका है, 1956 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसको ये जो है देखा जाए तो साप्ताहिक पत्रिका है, कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक। चलिए आंसर आ गया बी, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती भी हैं और लक्ष्मीकांत वर्मा भी हैं, तो धर्मवीर भारती पहले हैं, ठीक है, इनके बाद जो है निकस पत्रिका का संपादन जो है लक्ष्मीकांत वर्मा ने भी किया है। 108 पे आ जाइए, साप्ताहिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी 1956 में, यानी 1956 से यह आरंभ हुई। आगे बढ़ जाइए, पूर्वाग्रह, पूर्वग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो यह मध्य प्रदेश की पत्रिका है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया कि यह भोपाल से, यह भोपाल से निकलती थी, इसका प्रकाशन भोपाल से होता था, ठीक है। और यह पत्रिका जो है त्रैमासिक है, 3 महीने पर एक बार निकलती थी, 1976 से यह आरंभ हुई है। इसके जो संस्थापक या संपादक रहे हैं अशोक वाजपेयी। आगे बढ़ जाइए, 109 पे आइए, पीयूष हो कहयु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरही जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। अब ये पूछ रहा है कि इस पंक्ति में क्या श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, या नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे? हाँ देखिए, श्रृंगार तो है, श्रृंगार तो है, लेकिन श्रृंगार का भी भेद दे दिया है, ठीक है, तो अब श्रृंगार हम नहीं लगा सकते,
श्रृंगार तो है इसमें, लेकिन श्रृंगार का यदि भेद हमको मिल गया है तो हम भेद पर जाएंगे। अब श्रृंगार आंसर हम कभी नहीं कर सकते, तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार। चलिए आगे बढ़ जाइए, 110 110 पे आ जाइए। तो जब भी आपको कोई भी प्रश्न पूछे, ठीक है, और जब उसका भेद दिया हो तो आपको टिक जो है भेद पर लगाना है, जो उसका भेद दिया है। ठीक है, आ जाइए। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य, यानी भामह का जो ग्रंथ है उसके आधार पर किसी ने रचना किया, उसी को आधार बना करके। ठीक है, भामह विवरण नाम से किसने किया? आंसर आ गया ए। चलिए और लोग, बाकी लोग आंसर करिए। आपका कमेंट आने में देर हो रहा है या मैं तेज चल रहा हूं क्या? ऐसा तो नहीं कि हम लोग तेज चल रहे हैं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। उद्भट का बिल्कुल सही जवाब है उद्भट। उद्भट ने जो है भामा के ग्रंथ का क्या कर दिया, थोड़ा सा और प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, आ जाइए। नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले देखा जाए तो नायक नायिका का विस्तृत वर्णन किस रचना में मिलता है? काव्य प्रकाश में, नाट्य शास्त्र में, साहित्य दर्पण में या काव्य अलंकार में? ठीक है, तो यहां आंसर आ रहा है 11 का भामा। आंसर किसी ने दिया है कि भामा भी है, भामा काव्य अलंकार। डी ऑप्शन को ये मान रहे हैं, डी में नहीं है। सबसे पहले अगर नायक नायिका का भेद और वो भी विस्तृत रूप में देखने को मिलता है तो नाट्य शास्त्र 2री शताब्दी में ये रचना आ चुकी थी। ठीक है, भामा तो आपके 6वीं शताब्दी में है ना, ये 2री शताब्दी में ही रचना आ गई थी। चलिए आ जाइए, 112 नंबर पे आ जाइए। सात्विक अनुभाव के विकल्प को पहचानिए। इसमें सात्विक अनुभाव को आपको पहचानना है। चलिए आंसर करिए। सात्विक अनुभाव कौन सा होगा? 112 नंबर, 112 में आ रहा है ए, अजीत सिंह। आप जो है अजीत जी, आप जो है क्वेश्चन नंबर भी लिखा करिए, ठीक है, जिससे पता चले कि कौन सा आंसर है, किस प्रश्न का आंसर है। अच्छा, 10 से 11 कर लें? आप लोग रेडी रहेंगे 11? मैं तो सोचा था हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, कर दिया जाएगा। मेरी क्लास तो मैं 12 बजे तक पढ़ाता हूं और ठंडी के दिन में और अक्सर। एक 112। देखिए उत्साह इसमें दिया है ना, उत्साह नहीं, उत्साह। उत्साह आपका जो है सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, अरे वीर रस का स्थायी भाव ढूंढिए, वहां मिलेगा उत्साह। ठीक है, प्रलय, अश्रु और वैवर्ण्य और छल। आप कैसे कह देंगे इनमें से सभी? इनमें से सभी आप नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उत्साह तो आप देख ही रहे हैं। फिर रति देख लीजिए यहां पर। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने ए बताया है, ए बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, क्या कर रहे हैं कि अच्छा, अच्छा, सभी लोग अगर तैयार हैं कि सर 10 से कर लीजिए तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है आप लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, खा पी नहीं पाते हैं और उस तरह से भोजन वोजन करके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर आप लोगों को 10 बजे से क्लास चाहिए तो 10 बजे आप कमेंट करिए कि 10 बजे। ठीक है, और 113 पे आइए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 10 बजे भी मैं खाली ही हूं पूरी रात, तो 10 से 11 भी हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, क्या 10 से 11 सही है?
तो कमेंट कर दें 10 बजे, क्योंकि जब आप लोग जुड़ेंगे तभी से क्लास हो पाएगी, आपके बिना क्लास हो ही नहीं सकती, अधूरा है। 113 नंबर का आंसर करिए। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, केशव प्रसाद मिश्र। ठीक है, केशव प्रसाद मिश्र। चलिए आ जाइए आगे 14 नंबर पे। अच्छा देखिए, किसी ने लिख दिया कि सात्विक अनुभाव के 8 जो हैं वो कौन कौन है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, हकलाना, वैवड़, अश्रु, प्रलय, कंप। ठीक है, बहुत अच्छा। सात्विक अनुभाव के 8 वेद। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। चलिए 14 नंबर पे आइए। हाँ 13 का ये बिल्कुल सही है। 14 नंबर पे आ जाइए। हाँ आंसर आ रहा है कि सर अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता? ये प्रश्न है कि किसकी रचना में अजनबीपन नहीं मिलता? तो किट्स। ठीक है, अब ये सब जो है पाश्चात्य वाले हैं। ठीक है, विदेशी विद्वान हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। चलिए आ जाइए 115। चलिए 115 नंबर पे आइए। को आज राज समाज में बल शंभु को धनु करसी है। इसमें आपको छंद बताना है, इसमें आपको जो है छंद बताना है। देखते हैं छंद आप लोग पकड़ पाते हैं या नहीं। आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? राम नरेश त्रिपाठी। अरे नहीं, इसमें राम नरेश त्रिपाठी नहीं बताना है भाई। अच्छा कोई दूसरा आंसर है ये? ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी किस चीज का आंसर है ये? मैं भी देख लूं। अच्छा ठीक है, इस गंध विहीन फूल है। ठीक है बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल। चलिए आ जाइए। ए आंसर आ रहा है कि हरिगीतिका होगा। हरिगीतिका मात्रा काउंट हो जाती है आपसे? आप मात्रा काउंट कर लेते हैं या करके दिखाया जाए, ये आप कमेंट कर देंगे। अगर आप काउंट कर लेते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मात्रा काउंट हो जाती है या काउंट कर दिया जाए? तो मैं थोड़ा सा काउंट कर देता हूं जल्दीबाजी में। ठीक है, 28 मात्रा होती है, काउंट करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये को है, इस पर 2 मात्रा होगी। ठीक है, तो इस पर 2 मैं लिख देता हूं, लघु गुरु नहीं लिख रहा हूं, ऐसे 2 लिख देता हूं ताकि गिनने में आपको सुविधा हो। 2 और यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, 1 1 2 1 2 1 1 2 1 और यहां भी 2 1 1 और 1 1 और यहां 2। काउंट करिए तो कितना हुआ? 3 2 1 3 3 2 5 6 6 2 8 9 10 2 12 13 और 13 15 16 17 17 और 3 20 और 20 और 4 24 और 3 27। यहां पर 2 होना चाहिए था, 2 कर लीजिए। क के ऊपर 2 होगा क्योंकि जो आधा व्यंजन होता है, ध्यान से समझिए। जैसे यहां पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? जैसे मैं बल्टी लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि बल्टी बल्दी हो गया। चलिए मैं यहां छोटी की मात्रा इसलिए जानबूझ के दे रहा हूं। अब इसको देखिए आप, बल्टी मैंने लिख दिया बल्टी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ब पर 1 मात्रा है, ट पर भी 1 ही मात्रा है।
ठीक है। लेकिन जो आधा ल है यहां पर आपको ल दिखाई दे रहा है, उसकी मात्रा जो है नहीं होती है। लेकिन जब उसके आगे कोई व्यंजन दिखाई देता है तो इसको गुरु कर दिया जाता है, यानी दो मात्रा काउंट कर लिया जाता है। यानी अब ब पर जो है दो मात्रा काउंट किया जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। और इसी वजह से क और क के पीछे जो है आधा र है, तो उसी के वजह से क पर दो मात्रा काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है। चलिए आ जाइए 116 नंबर पे। शिव पूजन सहाय को राष्ट्रीय भाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? अच्छा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे मैं थोड़ा सा दिखा दिया कि जिनको अगर थोड़ा सा हो रहेगा तो वो कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ल की मात्रा नहीं होती है, लेकिन ल के आगे अगर कोई लघु होगा तो उसको बस गुरु कर देना। अगर गुरु रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना भाई, गुरु तो है, गुरु से बड़ा कोई मात्रा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऑलरेडी वो बड़ा हो चुका है। 116 पे आ जाइए। शिवपूजन सहाय को राष्ट्रीय भाषा परिषद का संचालक किस राज्य में बनाया गया था? ये बिहार में। ठीक है, बिहार। शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया वाले हैं ये। आ जाइए 117 नंबर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। आपको बताना है क्या ये निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाटक है या फिर उपन्यास है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र आंसर आ गया। बहुत अच्छा कि ये निबंध संग्रह है, बिल्कुल। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है निबंध है, निबंध संग्रह। आ जाइए 118 पे। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ था, यानी आरंभ कब हुआ, कब लिखा गया? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? आंसर आ गया है, बी आंसर आ रहा है 1574। ठीक है, 1574, 1631 विक्रमी। ठीक है, 1631 विक्रमी, संवत 1631 विक्रमी, 1574 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए 119 का। दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? हिम्मत और जिंदगी ये निबंध है, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यहां आंसर आ गया कि ये रेती के फूल निबंध से, निबंध संग्रह से लिया गया है। रेती के फूल, ठीक है, रेती के फूल, बहुत अच्छा। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसी का उपन्यास है। चलिए, यहां निबंध है दिनकर का, लेकिन उपन्यास किसका है? कमेंट कर दीजिए। आ जाइए 120 नंबर पे। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी? ठीक है, बहुत अच्छा। पंक्ति भी आप लोग लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए आंसर आ गया कि विष्णु प्रभाकर की है, बहुत बढ़िया। चलिए 120 नंबर पे। तो 120 का आंसर आ रहा है ए, उसके बाद सी भी आया है, मोहम्मद जी का आया है सी कि गुलाब राय ने, बाकी सभी लोगों का ए। बिल्कुल भारतेंदु जी की है, और भारतेंदु जी ने इसको कहानी बताया है। ठीक है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये खुद ही इसमें लिख दिए हैं एक कहानी। भारतेंदु जी ने ही बता दिया कहानी है, लेकिन मानते नहीं है लोग कि ये कहानी है। ठीक है, बस भारतेंदु जी कहे हैं कि ये कहानी है, मेरी कहानी है। ठीक है, आ जाइए 121। क्योंकि भारतेंदु युग में कहानी का आरंभ नहीं माना जाता। ठीक है,
कहानी विधा का आरंभ कब से माना जाता है? नहीं, आज तो जो है क्वेश्चन हमने ज्यादा कवर किया है ना। ठीक है, आ जाइए। विसंगत आपको छांटना है। 21 नंबर पे आइए। दुलाई वाली 1907, पंडित और पंडितानी 1903, इंदुमती 1901, प्लेग की चुड़ैल 1902। देखिए, दुलाई वाली बंग महिला की है, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, और प्लेग की चुड़ैल जो है भगवान दिन की। चलिए, तो यहां आंसर आ गया कि सी। सी इसलिए गलत है कि इंदुमती जो कहानी है, ठीक है, 1901 में नहीं, 1900 ईस्वी में है। 1900 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चलिए कमेंट कर। इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में है। आ जाइए 22 का। आइए, किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? पद्म भूषण। हाँ, बहुत अच्छा, सरस्वती में, बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहले आंसर आया है अंशु जी के यहां से आया है, नहीं, सोनी के यहां से आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, 22 नंबर का आंसर आ गया, बी बी बी। हाँ ठीक, मैथिली सड़गुप्त। चलिए, 22 नंबर का आंसर आ गया। आ जाइए 23 नंबर पे आइए। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार है। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। ये रचना है बौद्ध धर्म दर्शन। क्या आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है, या नरेंद्र शर्मा ने, या अज्ञे ने, या फिर निराला ने? किसने लिखा है? आंसर आ रहा है यहां पर 23 का। 23 का ए आ रहा है, बहुत अच्छा, नरेंद्र देव का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नरेंद्र देव ने लिखा है बौद्ध धर्म दर्शन। 124 पे आ जाइए, 124। श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी नहीं, यहां भारत सरकार लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं, और यहां आप लिखेंगे भारत सरकार। भारत सरकार। चलिए, श्याम सिंह शशि जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? चलिए, अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है यहां। चलिए, श्याम सिंह शशि जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? चलिए आंसर करिए। क्या पद्म भूषण मिला, साहित्य भूषण मिला, ज्ञानपीठ मिला, या पद्मश्री? तो साहित्य भूषण तो मिलता ही नहीं है, ये तो पुरस्कार ही नहीं है, खत्म कर दीजिए इसको। और ज्ञानपीठ जो है भारत सरकार नहीं देती है, तो ये भी खत्म हो गया। रहा पद्म भूषण और पद्मश्री, इसमें से चूज करिए आप। हाँ, एमएस जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छा, पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री इनको प्रदान किया गया है भारत सरकार की द्वारा। आ जाइए 125 पे आइए, लास्ट प्रश्न। और आप लोग कमेंट करके जाइएगा क्लास की टाइमिंग, ठीक है, क्योंकि रोज रोज चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बिना पूछे आप लोगों से स्टार्ट हुई थी 9:30 बजे, तो आपसे अवसर भी है, पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट कर देंगे, क्या 9:30 से ही रहने दिया जाए, या फिर 10 बजे कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग भोजन वोजन करने में थोड़ा विलंब हो जा रहा है, जुड़ने में आप लोग बहुत लेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वो टाइम बताइए जिस पर आप जुड़ जाते हैं। 125 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेकन जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्जवल कीर्ति सदा रहे, इन पंक्तियों में छंद है। चलिए, क्या लगाएंगे? हाँ, 10 10 आंसर आ रहा है। अच्छा, ये तो एक ही लोगों का आया अभी।
चलिए, तो 125 का आंसर सभी लोगों का मैं चेक करता हूं, तब तक आप लोग कमेंट करिए। बी, बी उलाला, उलाला। ठीक है, उलाला छंद कितने मात्रा का है? चलिए लास्ट प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उलाला छंद कितने मात्रा का होता है? ठीक है, बहुत अच्छा। उलाला छंद कितने मात्रा का है? आप लोग टाइम क्या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, एक दो लोग ही कमेंट किए हैं, बाकी लोग कमेंट नहीं किए अभी। फिर बाद में कहेंगे सर थोड़ा सा टाइम इधर उधर पहले ही ठीक था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, उलाला छंद का बताइए, अभी जाइए मत, अभी इसको बता के जाइए। उलाला छंद में कितनी मात्राएं होती है? आंसर आ गया 28। और तो देखिए, इसमें अगर काउंट करेंगे आप, हाँ जिन्होंने बता दिया कि सर 15, 13, 28 होता है, लेकिन इन पंक्ति में काउंट करेंगे तो आपको 28 नहीं मिलेगा। 28 मात्रा नहीं मिलेगी, काउंट कर लेंगे नहीं मिलेगी। फिर भी ये उलाला है, क्योंकि उलाला दो प्रकार के होते हैं, एक 15 और 13 का, ठीक है, और एक 13 और 13 का, 26 वाला भी होता है। तो ध्यान रखेंगे ये 26 वाला है। ये 125 नंबर 26 मात्राओं का उलाला छंद है। 26 मात्राओं का उलाला छंद है, 13-13 मात्राएं आएंगी इसमें। ठीक है, तो उलाला छंद दो प्रकार के दिखाई देते हैं, एक 15-13 का दिखाई देता है जिसमें 28 मात्रा होती है, एक 13-13 का दिखाई देता है जो जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। तो ये 26 मात्रा वाला है, ठीक है, काउंट कर लेंगे। तो हाँ, अब आप लोग टाइमिंग चेंज करने के लिए कह रहे थे, तो देख लेता हूं कितने लोगों ने कहा है। अच्छा, एक दो लोगों ने कहा है, तो क्या 10 बजे से रख दिया जाए? आप कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी लोग, क्या 10 बजे से कर दिया जाए? अच्छा, धन्यवाद। हाँ, सभी को धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए आप एक बार, ताकि जो है कल। हाँ, सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलिए।